जय श्री राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको जीएस पढ़ाऊंगा और आज का मेरा विषय स्वतंत्र भारत की राजनीति। आज तक देश के अंदर जितनी सरकारें बनी, जो प्रधानमंत्री हुए और जिस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में जो देश के विकास के लिए उपलब्धियां हासिल करी, उन सभी विषयों की आज हम चर्चा करते हैं। जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है कि इस विषय में से एक सवाल बनता है और पेपर में आता है। शुरू करते हैं। स्वतंत्र भारत की राजनीति, जिसमें हम देश के पहले चुनाव और पहली सरकार से इस विषय को आरंभ करते हैं। देश में पहले चुनाव अक्टूबर 1951 से आरंभ हुए और फरवरी 1952 में समाप्त हुए। देश का पहला इलेक्शन जो अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक समाप्त हो गया, लगभग 6 महीने का समय लगा। इस समय को जब हम काउंट करते हैं तो यह टाइम लगभग 5 महीने का है, लेकिन जब इसमें हम मतगणना को भी जोड़ देते हैं तो टोटल समय 6 महीने का है। देश के अंदर जो पहली सरकार बनी वो कौन सी पार्टी की बनी? कांग्रेस पार्टी की। और देश के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह सरकार 1952 से 1957 तक दूसरा चुनाव होने तक अस्तित्व में रही, क्योंकि देश में आम चुनाव का जो निश्चित समय है वो 5 वर्ष है। 5 वर्ष के बाद दोबारा से देश में लोकसभा के चुनाव हुए। तो इस सरकार में जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, उस समय देश के राष्ट्रपति, जो देश के पहले राष्ट्रपति कहलाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भी जानना जरूरी है। ये तो 6th क्लास का बच्चा भी जानता है कि देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, लेकिन एसएससी के कई एग्जामों में सवाल पूछा गया है कि देश के पहले राष्ट्रपति को किस नाम से जाना जाता है, तो इनका एक उपनाम है बिहार गांधी। इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको बिहार गांधी के नाम से जाना जाता है, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय एक इनके मंत्रिमंडल से एक व्यक्ति और रहे पंडित जी के, जिनको हम बोलते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। इन सरकारों के साथ साथ हम कुछ ऐसे व्यक्तित्वों की भी चर्चा करते रहेंगे जो विषय, जो नाम एग्जामों में आते रहे। इससे बच्चों का ज्ञान बढ़ेगा और कुछ नई बातें भी इस विषय के साथ जोड़कर सीख लेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री रहे। इनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर, क्या बात है, देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। फिर एक बार देश के पहले शिक्षा मंत्री, कई बार यह सवाल पूछा गया है 11 नवंबर का, कई एग्जामों में आया है कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को देश में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। इनका जन्म 11 नवंबर 1888 में सऊदी अरब में हुआ, मक्का में, जहां पर पूरी दुनिया का मुस्लिम समुदाय हज करने के लिए जाता है, जो पैगंबर मोहम्मद का विशेष स्थान है, जिनके नाम से पूजा जाता है। अब उसके बाद एक और सवाल आता है शिक्षक दिवस, जिसको सब जानते हैं, जो कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन किस उद्देश्य से, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। अब हमने इस विषय में 4 बातें देखी हैं। देश में पहले चुनाव इस समय से इस समय तक रहे, कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ये सरकार 1952 से 57 तक रही और उस समय देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार गांधी के नाम से जाने जाते हैं। उसके बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिनके जन्म दिवस 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
और इनका जन्म देश से बाहर हुआ 11 नवंबर 1888 को सऊदी अरब में हुआ। देश के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जिनके जन्म दिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। एक सवाल और बनता है कि जब देश में पहली सरकार बनी तो पहले नंबर पर जब कांग्रेस पार्टी रही तो दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी को वोटें मिली, सीटें मिली देश के अंदर पहली लोकसभा में? तो दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी रही? साम्यवादी पार्टी। पहले इलेक्शन में जो विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी रही, जैसे आज अपोजिशन में कांग्रेस पार्टी बीजेपी के विपक्ष में है, उसी प्रकार से पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई और साम्यवादी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। इस कार्यकाल के दौरान पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, पहला 5 ईयर प्लान, यह उपलब्धि इसी पार्टी और इसी व्यक्तित्व के शासनकाल में जोड़ी जाती है। देश की पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। लेकिन इस 5 ईयर प्लान को लेकर एक बड़ा सवाल बनता है कि वे विश्व का वो देश कौन सा है जिसने विश्व में सबसे पहले इस 5 ईयर प्लान की व्यवस्था को अपने देश में लागू किया, और वहां से सीखकर भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारूप को अपने देश में लागू किया। ये पंचवर्षीय योजनाएं देश में विकास कार्यों की रूपरेखा को आगे बढ़ाने के लिए निर्धारित की जाती हैं, योजनाएं तैयार की जाती हैं। तो सबसे पहला दुनिया में 1928 में सोवियत संघ, जिसको यूएसएसआर के नाम से जाना जाता है, दुनिया में पहला देश है जिसने अपने देश के अंदर 5 ईयर प्लान को लागू किया और अपने देश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया, और वहां साम्यवादी पार्टी की सरकारें रही। पहली पंचवर्षीय योजना भारत की, यह सवाल बनता है किस पर बेस्ड थी? एग्रीकल्चर बेस्ड थी, कृषि आधारित थी। किस पर थी? कृषि आधारित थी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है। अभी ये पॉलिटी का विषय चल रहा है, लेकिन अगर साथ साथ इससे लिंक बनाकर हम एक ऐसे विषय को जोड़ दें जो है तो विषय ज्योग्राफी का, लेकिन हर एग्जाम में वो सवाल 100% चांस होते हैं पूछने के, कृषि के प्रकार, थोड़ी सी उसकी भी चर्चा कर देते हैं। विश्व में हम क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक जो किस पर रही? कृषि आधारित रही। और भारत में कृषि विकास पर ही क्या दिया गया? जोर दिया गया, और इस पर खर्चा टोटल कितना रहा? 2378 करोड़ रुपए। ये पेपर में नहीं आएगा, लेकिन जानकारी के लिए बता देते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान पर गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंस रहा 2378 करोड़ रुपए। इस पंचवर्षीय योजना में बिजली परियोजना, सिंचाई परियोजना, इरिगेशन प्लान देश के अंदर लागू किए गए। और जो ये भाखड़ा नांगल परियोजना है, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट है, इसको लेकर बच्चों के मन में बड़ी शंका रहती है, क्योंकि इसमें अलग अलग जीके की किताबों में अलग अलग बातें हैं। तो भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट जो इरिगेशन प्रोजेक्ट प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, बिजली परियोजना और सिंचाई परियोजना, दोनों को जोड़कर बनाया गया। कौन सी पंचवर्षीय योजना में? पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उसको देश के अंदर स्थापित किया गया। उसके बाद ही लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर जोर दिया गया, जो अभी मोदी सरकार बार बार देश को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है और देश को जागरूक कर रही है, और हजारों करोड़ों रुपया लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों के विकास पर खर्च कर रही है। लॉकडाउन के दौरान भी हजारों करोड़ रुपए मोदी जी ने लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए और इस भारत भूमि को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं। ऐसे देशभक्त और देव स्वरूप व्यक्ति हजारों सालों में किसी देश को प्राप्त होते हैं। तो जो व्यक्ति जाने अनजाने में ऐसे महान व्यक्तित्व की आलोचना करते हैं, वो पाप कर्म कर रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें और विचार करें और शुद्ध भावना से परमात्मा को याद करें। हम किसी पार्टी विशेष के प्रमुख नहीं है, ना किसी राजनीति से हमारा कोई लेना देना है, लेकिन जो आज वास्तविकता है उसके दर्शन करा रहे हैं। अभी पहली पंचवर्षीय योजना में काम किए गए, इसके साथ साथ इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखना बेटा, हम काम कर रहे हैं फर्स्ट पंचवर्षीय योजना पर, जो पंडित नेहरू की पहली सरकार के दौरान उसकी उपलब्धियां रही हैं। अब उसके बाद इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक बड़ी बात आती है, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नेहरू जी ने लागू किया। सामुदायिक विकास योजना, सामुदायिक विकास योजना एक तरह से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए प्लान बनाया।
रूरल क्षेत्रों को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां के रहने वाले बेरोजगार लोगों को रोजगार शिक्षा प्रदान करने के लिए योजना लागू की। अब उसके बाद मिटा देते हैं इसको। अब तक हमने पहली पंचवर्षीय योजना पर काम किया, नेहरू जी की उपलब्धियों के बारे में कई चर्चाएं की। दूसरे चुनाव के विषय में बात करते हैं, देश के दूसरे लोकसभा के चुनाव। सेकंड लोकसभा चुनाव देश का 1957 में, और यहीं पर दोबारा फिर किसकी सरकार बनी? कांग्रेस की। तभी कहते हैं कि पंडित जी देश में सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति रहे। हो सकता है कि भविष्य में मोदी जी उनके रिकॉर्ड को तोड़ दें, और पूरी संभावनाएं हैं। अभी 1957 में देश में दूसरे लोकसभा के चुनाव हुए, दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनी, और फिर वही व्यक्तित्व देश के प्रधानमंत्री बने, पंडित नेहरू जी। और दूसरे कार्यकाल को इन्होंने पूरा किया 1957 से 1962 तक। और यहां पर दूसरे नंबर पर जो सरकार रही, जो पार्टी रही, सेकंड पैलेस पर जो इलेक्शन में पार्टी रही, दूसरे चुनाव में भी कौन सी पार्टी रही? साम्यवादी पार्टी रही। कम्युनिस्ट पार्टी लगातार 2 चुनाव में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उस समय बीजेपी की ऐसी भूमिका नहीं रही। दूसरे स्थान पर साम्यवादी पार्टी रही, और 1957 से 62 तक देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी। और यहां 62 में भारत और चीन का युद्ध हुआ, जो विवाद आज भी प्रख्यात है। भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। भारत और चीन युद्ध 1962। यह भी उसी समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, और इसको कुछ सरकारों की असफलता या बहुत सारे और कारण भी माने जाते हैं, जिसमें भारत की क्या हुई? हार हुई। अभी भारत और चीन युद्ध का संबंध पीछे एक स्टोरी के साथ है, इसको भी देख लो, ये कई बार पूछ लेते हैं। 1954 में पंचशील समझौता, भारत और चीन के मध्य 1954 में पंचशील समझौता हुआ कि भारत और चीन एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन तिब्बत विवाद के कारण और दलाई लामा के कारण, जो तिब्बत के धार्मिक और राजनीतिक गुरु, उनके भारत में शरण लेने के कारण भारत और चीन विवाद बढ़ गया, और चीन ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भारत पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, और भारत अकस्मात हुए आक्रमण का जवाब नहीं दे पाया। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ। दूसरी सरकार नेहरू जी की 1957 से 1962 तक, इसमें कोई ज्यादा उपलब्धियों की चर्चा नहीं आती है। तीसरे चुनाव 1962 से 1967, ये कार्यकाल सबसे विशेष है, और इसमें संभावनाएं ज्यादा होती हैं कि सवाल पूछे जाएं। 1962 से 1967 तक देश में तीसरे लोकसभा के चुनाव हुए। जो तीसरा लोकसभा का चुनाव वो 1962 में हुआ, और 67 तक सरकार रही, और तीसरी बार लगातार फिर कांग्रेस की सरकार बनी, और प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार कौन बने? पंडित नेहरू जी। तीसरी बार फिर से पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्रता से पहले की पार्टी थी, स्वाधीनता संघर्ष में काम करने वाली पार्टी थी। बड़े बड़े व्यक्तित्व वाले महान चरित्रवान देशभक्त नेता इस पार्टी से जुड़े हुए थे, तो जन जन तक इस पार्टी का भाव था। इसीलिए लगातार तीसरी बार भी दोबारा से तीसरी कांग्रेस जो है सरकार बनाई, और नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। इस दौरान नेहरू जी अपने तीसरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। यहां पर 27 मई 1964 को पंडित जी का क्या हो गया? निधन हो गया। पंडित जी की मृत्यु हो गई 27 मई 1964 को। तीसरे कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए और मध्य में ही इनकी मृत्यु हो गई। तो सवाल खड़ा हुआ, देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो परमानेंट प्रधानमंत्री बनाने से पहले एक व्यक्ति को टेम्परेरी पीएम बनाया गया। यह सवाल आता है और आया भी है। कार्यवाहक प्रधानमंत्री टेम्परेरी पीएम कौन बनाए गए? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक पीएम बने, देश के पहले टेम्परेरी प्रधानमंत्री। सवाल उठता है
देश के वो व्यक्ति कौन जो सबसे पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने? गुलजारी लाल नंदा। कब से कब तक? 27 मई से 9 जून तक 12-13 दिन देश के प्रधानमंत्री रहे। और इनके बाद 9 जून 1964 को 9 जून 1964 को देश के प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका नाम लेने में भी गर्व अनुभव होता है। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू जी की मौत के बाद देश के परमानेंट प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इनके बीच में गुलजारी लाल नंदा 13 दिन टेम्परेरी पीएम रहे। ये महान चरित्रवान व्यक्ति थे और देश के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। सभी जानते हैं जय जवान जय किसान का नारा दिया। कारण क्या? उस समय देश के अंदर ड्रोट था, सूखा था और पाकिस्तान के साथ युद्ध था। युद्ध था तो जय जवान कहा और सूखा था तो जय किसान कहा। जय जवान और जय किसान। और इस जय जवान और जय किसान के साथ जय विज्ञान को जोड़ने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। जय जवान जय किसान और जय विज्ञान को इस नारे के साथ जोड़ने वाले श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ राजस्थान पोखरण में, तो उन्होंने जय जवान जय किसान के साथ जय विज्ञान शब्द को भी जोड़ दिया। अभी लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री बने। ये शब्द शास्त्री, ये शास्त्री इनका गोत्र नहीं है, ये टाइटल है, ये उपलब्धि है। ये टाइटल इनको काशी विद्यापीठ ने दिया। शास्त्री का मतलब होता है ग्रेजुएट का टाइटल, और काशी विद्यापीठ ने इनको शास्त्री की उपाधि से सम्मानित किया। इसी कारण से इनके नाम के पीछे शास्त्री लगता है। इनका वास्तविक गोत्र श्रीवास्तव है, श्री लाल बहादुर श्रीवास्तव। पत्नी का नाम ललिता श्रीवास्तव। 2008-9 में शायद एक किताब छपी ललिता के आंसू, और पहली बार श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मौत के राज खुल पाए, क्योंकि मौत देश से बाहर हुई और बहुत सारे विवाद रहे। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये शास्त्री का क्या है बेटा? ये एक टाइटल है, और ये टाइटल इनको किसने दिया है? काशी विद्यापीठ। काशी विद्यापीठ द्वारा सम्मानित हैं। काशी विद्यापीठ द्वारा सम्मानित है। किसकी उपाधि से? शास्त्री की उपाधि से। इनके बचपन का नाम, ये छोटे सवाल बड़े एग्जाम में आ जाते हैं। इनके बचपन का नाम नन्हे। इनको नन्हे क्यों कहते थे? क्योंकि परिवार में सबसे छोटे थे, इसीलिए प्यार से इनके घर के लोग इनको नन्हे कहकर बुलाते थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में देश के अंदर आपदा और संकट का समय रहा। 5 फुट की हाइट वाले इस महान व्यक्तित्व ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए कि देश के बड़े बड़े नेता भी ऐसे फैसले लेकर काम नहीं कर पाए। इसीलिए जो देश का सच्चा अध्यापक और सच्चा देशभक्त होगा, वो ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व को निरंतर सैल्यूट करता रहेगा। आज ये हमारे मध्य नहीं है, लेकिन प्रेरणा के स्रोत हैं। देश के जन जन के लिए ऐसे लोगों की देश को जरूरत है। जब भी अध्यापक पढ़ाता है तो उसके मन में शिक्षा की ऐसी भावनाएं विकसित होती हैं, और ऐसे लोगों के जब नाम आते हैं तो उनके रोम रोम से आवाज निकलती है कि ऐसे व्यक्ति वाकई में सैल्यूट के लायक हैं। आगे चलते हैं। बचपन का नाम क्या? नन्हे। मिटा दें भाई, आगे चलते हैं। देखो बेटा, लाल बहादुर शास्त्री जी के बचपन का नाम नन्हे हमने चर्चा की है अभी। उससे आगे इनके समय में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1965 में, भारत वर्सेस पाक युद्ध। ये लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री पद पर थे तभी ये संकट उनके समक्ष प्रस्तुत हुआ, और बड़ी ही चतुराई से और देशभक्ति की भावनाओं से ओतप्रोत होकर उन्होंने इस समस्या का समाधान किया। इस युद्ध में भारत विजयी हुआ, भारत जीता, और 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य समझौता हुआ, जिसको कौन से समझौते के नाम से जाना जाता है? ताशकंद समझौता। ये ताशकंद एक जगह का नाम है। उस जगह पर यह समझौता हुआ तो उसी जगह के नाम से इस प्रोटोकॉल, इस समझौते का नाम रखा गया ताशकंद समझौता। ये रशिया के नजदीक है और सोवियत संघ जिन देशों से मिलकर बना था उस भाग का हिस्सा था। विश्व के मानचित्र पर कभी चर्चा करेंगे तो दिखाएंगे।
इसी दिन समझौता करने के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री की 10 जनवरी 1966 की रात्रि को दिल का दौरा पड़ने से कहते हैं मौत हो गई। विवादों के घेरे में रही। इनके समय में एक बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में भी हुई। जम्मू कश्मीर में एक हजरत बल नाम से मस्जिद है, उस मस्जिद से पवित्र बाल चोरी हो गया। जैसे आज भी महात्मा बुद्ध के विषय से उनके बाल भी, उनके दांत भी कई जगह स्तूपों में सुरक्षित रखे गए हैं, उसी प्रकार से हजरत बल का पवित्र बाल कश्मीर से चोरी हो गया। और कश्मीर की परिस्थितियां तो उस समय और भयावह थी और दंगे भड़क गए। तो उस बाल की बरामदगी करवाई और समस्या का समाधान इनकी संवेदनशीलता और चिंतनशीलता के कारण संभव हो पाया। देश को बड़ा झटका था। 10 जनवरी 1966 को दिल का दौरा पड़ने से ताशकंद में ही मौत हो गई। लेकिन सवाल, समझौता किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। भारत की तरफ से कौन गए? श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। भारत की तरफ से श्री लाल बहादुर शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री समझौते में थे और पाकिस्तान से थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान। यह ध्यान रखना, ये पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं थे, ये सेना के जनरल थे, सैनिक तानाशाह थे। और इन्हीं के माध्यम से सेना ने तख्ता पलट कर दिया सरकार का और सैनिक तानाशाही स्थापित कर दी और इन्होंने ही युद्ध किया और इन दोनों के मध्य ताशकंद समझौता हुआ और संबंधों में थोड़ी सी मधुरता आई। लेकिन यहां पर जो मृत्यु हो गई, फिर देश के सामने सवाल खड़ा हुआ, देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? नेहरू जी मर गए, गुलजारी लाल नंदा टेम्परेरी बने। एक अच्छे प्रधानमंत्री की जरूरत थी, चुनकर लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया। अब दोबारा से लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद फिर देश को समस्या का सामना करना पड़ा कि देश के प्रधानमंत्री कौन होंगे। फिर एक बार दोबारा से टेम्परेरी पीएम गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा 2 बार देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, एक बार नेहरू जी की मौत के बाद और दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद। दोबारा से गुलजारी लाल नंदा देश के टेम्परेरी पीएम। और इनके बाद फिर जो परमानेंट पीएम बनी, बेटा परमानेंट पीएम बनी, वो कौन बनी? वो श्रीमती इंदिरा गांधी। उस दौरान इंदिरा गांधी को अनुभवी नेता नहीं माना जाता था, इनको राजनीति का इतना अनुभव नहीं था। प्रधानमंत्री से बनने से पहले राज्य सूचना और प्रसारण मंत्री थी। बहुत सारी बातें बोलकर बताई जाती हैं और कुछ बातें लिखकर बताई जाती हैं। सभी बातों को लिखना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जो बातें बोलकर बताई जाए उनको भी ध्यान से सुना जाए। तो ये प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्य सूचना और प्रसारण मंत्री थी और इनके बचपन का नाम प्रियदर्शनी, पूरा नाम इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी पूरा नाम इनका माना जाता है। और श्रीमती इंदिरा गांधी 1967 से 66 से 67 तक पीएम रही। लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत के बाद प्रधानमंत्री बनी और 66 से 67 तक, क्योंकि तीसरी लोकसभा का समय इतना ही बचा हुआ था। तीसरी लोकसभा 1962 में गठित हुई, 67 तक थी और इसी दौरान कई प्रधानमंत्रियों का निधन हुआ और कई सारी समस्याएं देश के सामने। इसीलिए देश की राजनीति में 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ठीक है, भारत की राजनीति में 1960 के दशक को डेंजरस डिकेड कहा जाता है, क्योंकि इसमें समस्याएं इतनी सारी रही, इतने सारे प्रधानमंत्रियों का निधन हो गया, बहुत सारी समस्याएं देश के सामने रही। अब उसके बाद थोड़ा सा देश की राजनीति में और बदलाव होता है। 1967 में लोकसभा चुनाव 4th, हम मोदी जी तक आएंगे और मोदी जी के विषय में भी हजारों बातें जो उन्होंने देश हित के लिए काम किए हैं, सभी योजनाओं की चर्चा करेंगे। 1967 में लोकसभा चुनाव 4थे नंबर का,
ये बेटा एक बात और ध्यान रखना, जो ये तीसरा चुनाव है इसमें जैसे हमने बताई सेकंड नंबर पर जो पार्टी रही, सेकंड नंबर पर जो पार्टी रही यहां चेंज हुआ, और कौन सी पार्टी रही? स्वतंत्र पार्टी। तीसरा चुनाव, अभी हमने यहां लिखा चौथा चुनाव, उससे पहले एक बात और क्लिक करते हैं कि जो हम तीसरे चुनाव की चर्चा कर रहे थे उसमें तीसरे चुनाव में दूसरे नंबर पर जो पार्टी रही वो स्वतंत्र पार्टी रही, और इसकी स्थापना 1959 में सी राज गोपालाचारी और जयपुर की महारानी गायत्री देवी। स्वतंत्र पार्टी की स्थापना 1959 में सी राज गोपालाचारी और जयपुर की महारानी किसने? गायत्री देवी ने किया। सी राज गोपालाचारी को लेकर एक सवाल पूछा गया और बहुत सारे बच्चे भी इस सवाल को लेकर थोड़े से परेशान हो गए। सवाल आया कि महात्मा गांधी के दक्षिणी योद्धा, महात्मा गांधी के दक्षिणी योद्धा किसको कहा जाता है? साउदर्न वॉरियर। तो ये पेपर में आया हुआ सवाल है, कई बार पूछा गया है। महात्मा गांधी के दक्षिणी योद्धा किसको माना जाता है? सी राज गोपालाचारी को माना जाता है। कई बार साधारण पढ़ाने वाले, साधारण अध्यापक, साधारण दिखने वाले लोग ऐसे असाधारण काम कर जाते हैं कि पीढ़ियां उनको याद करती। सादगी में ही सच्चाई है। और आज जो समय कोरोना संकट का चल रहा है वो चिंता का समय है। तुलसीदास जी ने कहा है कि चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान, चिंता चिता समान। तो चिंता करने से रूप घटेगा, चतुराई घटेगी, ज्ञान घट जाएगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा कि तुलसी निर्भय होके सोए, होनी तो होवे नहीं और अनहोनी होए सो होए। तो ये कोरोना एक अनहोनी घटना है, दुर्घटना है, भारी संकट है, तो चिंता नहीं करनी है, सावधानी करनी, सावधानी में ही सुरक्षा है। ठीक है भाई। तो सी राज गोपालाचारी, और इसने स्वतंत्र पार्टी बनाई, तीसरे चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। और यह सवाल इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के दक्षिणी योद्धा साउदर्न वॉरियर किसको कहा जाता है? सी राज गोपालाचारी को कहा जाता है। एग्जाम में सवाल आया है। अब विषय पर जो छोड़कर वहां गए हैं, 1967 में लोकसभा चुनाव कौन से? फोर्थ। यहां पर देश की राजनीति में पहली बार बड़ा बदलाव आया। जहां पूरे भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में सिर्फ एक ही नाम था, कांग्रेस, कांग्रेस और कांग्रेस। अब यहां बदलाव हो गया और देश की राजनीति में से 67 के चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ कि देश के 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार, नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट, देश के पहली बार 67 के चुनाव में देश के 9 राज्यों में नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट। किताबों में लिखा होता है 7+2, तो बच्चे समझते हैं डायरेक्ट 9 ही क्यों नहीं लिख दिया? इसके पीछे कारण है। 7 राज्यों में कांग्रेस फेल हो गई और 2 राज्यों में, 7 राज्यों में हारी और 2 राज्यों में सरकार बनाने में फेल हो गई। इसी कारण से इस 9 राज्यों में, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन पुस्तकों में ऐसे मिलेगा 7+2। उसका कारण है 7 राज्यों में हार गई और 2 राज्यों में सरकार बनाने में विफल हो गई, इसीलिए लिखते हैं 7+2। 9 राज्यों में कांग्रेस सरकार नहीं बना पाई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन उसकी सीटें घटी। तीसरे चुनाव में 361 सीटें मिली थी और चौथे चुनाव में वो सीटें 80-90 घट गई, 283-85 के आसपास। चौथे चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीटें मिली, सरकार तो बनाई लेकिन छवि घटी, यानी कांग्रेस के छवि पर देश में प्रभाव पड़ा। जो देश में कांग्रेस की हेगेमनी थी, कांग्रेस का वर्चस्व था, कांग्रेस का दबदबा था, उसमें गिरावट आई पहली बार 1967 के चुनाव में। मिटाते हैं बेटा, आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। हम कह रहे थे कि देश के चौथे चुनाव में काफी बदलाव हुए हैं, 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी हैं और केंद्र में भी सीटें घटी हैं। इस दौरान ये चौथा लोकसभा का कार्यकाल 1967 से 1971 तक, 1967 से 1971 तक कौन सी लोकसभा देश में? चौथी लोकसभा,
सरकार किसकी? कांग्रेस की। और प्रधानमंत्री कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर जी की बड़ी चहेती थी, उनसे बड़ा प्रेम करते थे। रविंद्रनाथ टैगोर जी भी महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। कभी आगे की वीडियो में उनके विषय में कोई विषय आएगा तो चर्चा करें। तो 1967 से 71 तक चौथी लोकसभा, श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। तो इनकी समय में इन्होंने कुछ काम किए। एक तो इन्होंने प्लान लागू किया 10 सूत्री कार्यक्रम, क्योंकि 67 के चुनाव में छवि घटी तो जनता को अपने फेवर में जनमत का निर्माण करना था, पब्लिक वोट को बढ़ाना था। तो सबसे बड़ा काम 10 सूत्री कार्यक्रम, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया इंदिरा गांधी ने। और इन्होंने एक बड़ा काम और किया, राजाओं को जो हर साल लाखों करोड़ों रुपया पिरवी पर्स जो पेंशन दी जाती थी वो खत्म कर दी। सरकारी खजाने से बड़ा बोझ हटाया। और 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध भी इन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया। तो इनके विषय में एक 10 सूत्री कार्यक्रम। दूसरा काम इनका विशेष क्या रहा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। तीसरा काम इनका क्या रहा? पिरवी पर्स को खत्म किया। ये पिरवी पर्स क्या है? ये राजाओं को दी जाने वाली पेंशन थी जो हर साल दी जाती थी, क्योंकि आजादी से पहले हमारे देश में प्रिंसली स्टेट थे, देसी रजवाड़े थे, राजशाही शासन था। उन सभी के राज्यों को सरकार ने ऐड कर लिया, विलय कर लिया। लोकतंत्र के माध्यम से देश के शासन को चलाया जाने लगा, संविधान के माध्यम से। तो उन राजाओं की राजशाही खत्म हुई तो सरकार उनको हर साल सालाना पेंशन देती थी। लाखों रुपया देश का खर्च हो जाता था, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ता था। यह इंदिरा गांधी का अच्छा काम रहा। और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, इस युद्ध के पीछे कुछ अलग कहानी है। इस युद्ध के पीछे कुछ अलग कहानियां हैं। ये कहानियां कैसे हैं? ये जैसे भारत है, हम चित्रकार तो नहीं है, लेकिन प्रयास करते हैं बच्चों को समझाने के लिए कि मानचित्र को बना लिया जाए। ठीक है भाई। तो जब भारत का विभाजन हुआ तो 2 पाकिस्तान बने, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, इसको लेकर भी कई बार सवाल पूछ लेते हैं। पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? यह भी आ जाता है पाकिस्तान शब्द को किसने बनाया? तो एक व्यक्ति का, एक छात्र का नाम है चौधरी रहमत अली। सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति एक विद्यार्थी था, चौधरी रहमत अली, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का छात्र था। और ये 4-5 शब्दों से मिलकर बना है। पैसे पंजाब, कश्मीर, बलूचिस्तान और सिंध, इन शब्दों से मिलकर किसका गठन हुआ है? पाकिस्तान का। शायद बच्चों ने कहीं ना पढ़ा हो। ठीक है भाई। तो 2 पाकिस्तान बन गए। वेस्ट पाकिस्तान किसको काटकर बनाया गया? पंजाब को। ये जानकारी की बातें हैं और इनको जानना और सीखना जरूरी है, तभी जीके क्लियर होगी। क्योंकि जीके रटने का सब्जेक्ट नहीं, समझने का सब्जेक्ट। जैसे पिक्चर में, हॉल में पिक्चर देखते हैं, 5 साल बाद भी स्टोरी याद रहती है, वैसे समझो, तभी बात में मजा है, ना तो बोर हो जाएगा विषय। तो 2 पाकिस्तान बने, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है वो पंजाब को काटकर बनाया गया, और जो ईस्ट पाकिस्तान है वो असम और बंगाल को काटकर बनाया गया। ये ध्यान रखना। ईस्ट पाकिस्तान जो वर्तमान में आज क्या है? बांग्लादेश। जो वर्तमान में बांग्लादेश है, असम और बंगाल को काटकर बनाया गया। और इसी को लेकर ये युद्ध हुआ कौन सा? 71 का। और यहां भी पाकिस्तान का नेतृत्व किया याह्या खान ने। याह्या खान, ये भी सैनिक तानाशाह। कौन थे? डिक्टेटर थे, इनकी डिक्टेटरशिप थी। 71 का जब युद्ध हुआ, याह्या खान, वो इलीगल माइग्रेशन है। लाखों करोड़ों की संख्या में इस पूर्वी पाकिस्तान से लोग भारत में घुस गए। किस में घुस गए? असम में। कहां घुस गए? यहां असम में घुस गए।
जहां असम की पॉपुलेशन 80 लाख होनी थी। समझने की बात है, दर्द की बात है, आघात की बात है। जो इन पड़ोसी देशों के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से जो हमें आघात मिले हैं, वो ऐसी ही कक्षाओं में समझे जाते हैं, क्योंकि वो आपके विषय भी हैं और जानकारियां लेनी चाहिए। तो हम कहते हैं असम की हमारे लोगों से जनसंख्या 80 लाख होनी थी, लेकिन इलीगल माइग्रेशन से 1,95 लाख हो गई। समझ की बात है। 1 करोड़ से ज्यादा लोग, 1.25 करोड़ के लोग बांग्लादेशी, पाकिस्तान के लोग भारत में घुस गए और हमारे लोगों को मारने लगे, हमारे संसाधनों का दोहन करने लगे। तो क्या विरोध नहीं होगा? होगा। तो आंसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, छात्रों की यूनियन, लाखों छात्रों ने विद्रोह कर दिया इन विदेशियों के खिलाफ। और कुछ सरकारों ने उन बांग्लादेशियों के राशन कार्ड बनवाकर, वोटिंग कार्ड बनवाकर वहां चुनाव करवाए। हम किसी व्यक्ति विशेष, किसी पार्टी विशेष के आलोचक नहीं है, ना किसी को शंका की दृष्टि से देख रहे हैं, ना किसी की आलोचना कर रहे हैं। जो पुस्तकों की बातें हैं वो चर्चा कर रहे हैं। तो 1,95,00,000 पॉपुलेशन हो गई। तो ये बात जब विदेशी लोग भारत में घुसने लग गए तो इसको वो बात विरास नहीं आई और इसने 1971 में भारत पर हमला कर दिया। और इस युद्ध में भी भारत की क्या हुई? जीत हुई। 1971 के युद्ध में भारत की जीत, भारत जीता। और फिर 1972 में शिमला समझौता दोनों के बीच, जैसे 65 के युद्ध के बाद संबंधों को दोबारा से मधुर बनाने के लिए ताशकंद समझौता हुआ, वैसे ही 71 के युद्ध के बाद भी संबंधों को दोबारा से मधुर बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला में समझौता हुआ, जो शिमला समझौता कहलाया। और इसी समझौते के माध्यम से ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। जय श्री राम। इसके आगे के विषय हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर हमारा पढ़ाया हुआ, साधारण तरीके से समझाई हुई बातें अगर आपको अच्छी लगी हैं, आपके काम की है, आप विचार करते हैं कि ये जो साधारण सा अध्यापक कुछ चर्चाएं कर रहा है ये हमसे संबंधित है, तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम।